बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 7th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी आज हमारा लास्ट लेक्चर है 7th चैप्टर का, और इंशाल्लाह इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज़म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमेरिज़म से क्या मुराद है। आइसो मीन्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसका मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है पीस या मॉलिक्यूल। आइसोमेरिज़म से पहले हम देखेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज़म। एक बात और याद रखने वाली है, वो ये कि ना सिर्फ ये कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। डिफ़ाइन कैसे करेंगे? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़ आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज आइसोमेरिज़म। अब हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो अल्केन्स, यानी अल्केन्स को अगर हम देखें तो उसमें मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, यानी कार्बन नंबर 1, 2 और 3 वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी उनका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, इसलिए उनके आइसोमर्स नहीं पाए जाते। लेकिन अगर हम ब्यूटेन को देखें तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को बनाने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, यानी उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर दो तरह से बना सकते हैं। इसलिए ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, यानी अल्केन्स की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन से आइसोमर्स शुरू होते हैं। पहले तीन जो कंपाउंड्स हैं उनके आइसोमर्स नहीं पाए जाते। अब ब्यूटेन के कौन से दो आइसोमर्स हैं? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसा कि आप देख रहे हैं, एन ब्यूटेन में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जबकि आइसोब्यूटेन में ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, यानी उसमें एक ब्रांच लगी हुई है, एक ग्रुप लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। एन ब्यूटेन को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम 4 कार्बन लिखेंगे और उनके दरमियान हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे, यानी 4 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना के आपने स्ट्रेट चेन इसकी बना दी। अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन को हम कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 को अगर देखें तो ये एक एक कार्बन के साथ अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लिखेंगे, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ हम 3 हाइड्रोजन लिख देंगे। अगर हम देखें कार्बन नंबर 2 और 3 को, तो कार्बन नंबर 2 और 3 दाएं और बाएं से एक एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वैलेंसी 4 को पूरा करने के लिए इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर पूरा फार्मूला इसका लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एन ब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन में क्या होगा? हम 3 कार्बन स्ट्रेट चेन की शक्ल में लिखेंगे, यानी चेन की शक्ल में साथ साथ, और चौथा कार्बन जो है उसको हम ऊपर लिख देंगे, कार्बन नंबर 2 के ऊपर लिख देंगे। नंबरिंग भी मैंने यहाँ पर की हुई है। अब यहाँ पर इनको लिखने का कैसे तरीका है कि 3 कार्बन साथ साथ लिख दें सिंगल बॉन्ड बना के और एक कार्बन ऊपर लिख दें। उसके बाद कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, चूँकि ये एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, चूँकि इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो 4 वैलेंसीज़ को पूरा करने के लिए हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन नंबर 2 जो है वो 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, यानी दाएं बाएं से और एक ऊपर से। चूँकि इसकी वैलेंसी 4 होती है तो 3 तो बॉन्ड्स हो गए, चौथी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम इसके साथ हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब दोनों में क्या फ़र्क है एन ब्यूटेन में और आइसोब्यूटेन में? एन ब्यूटेन में 2 कार्बन ऐसी हैं जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी हुई हैं, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, जबकि कार्बन नंबर 2 और 3 जो हैं वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। लेकिन आइसोब्यूटेन में अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1 और 3 ये एक कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है वो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। आपने देखा कि एन ब्यूटेन में ऐसी एक भी कार्बन नहीं थी। यहाँ से हमें पता चला कि चूँकि इनके दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। एक बात याद रखने वाली है,
वो ये कि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, कार्बन के एटम्स बढ़ते जाएंगे हाइड्रोकार्बन में, वैसे वैसे उसके आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अगर हम पेंटेन को देखें तो इसके 3 आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन के 2 हैं, पेंटेन के 3 हैं, और अगर कार्बन की तादाद 30 तक हो जाए तो इसके आइसोमर्स की तादाद तकरीबन 4 बिलियन होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइसोमर्स कितनी वैरायटी में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन, यानी आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं। आइसोमेरिज्म की मेजर 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे मज़ीद 5 टाइप्स हैं, यानी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा उन सब में आइसोमेरिज्म का फिनोमेना पाया जाता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने से जो आइसोमेरिज्म आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट होती है, यानी जो आइसोमर्स होंगे कोई ब्रांच चेन होगा, कोई स्ट्रेट चेन होगा। इसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। पेंटेन के 3 आइसोमर्स के नाम हैं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। एन पेंटेन जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन की शक्ल में है, आइसोपेंटेन में एक ग्रुप लगा हुआ है और न्यू पेंटेन में 2 ग्रुप लगे हुए हैं जिनको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। अब मिथाइल ग्रुप से या अल्काइल ग्रुप से क्या मुराद है? अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है, यानी उसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। इसी तरह जैसे मीथेन है CH4, अगर CH4 का एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 तो इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, चौथा बॉन्ड ये किसी के साथ भी बना सकता है, ठीक है, यानी इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। इसको अब हम क्या कहेंगे? मीथाइल। यानी मीथेन क्या हुआ? CH4, और CH3 को हम क्या कहते हैं? मीथाइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आइसोपेंटेन में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि न्यू पेंटेन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी 2 ब्रांचेज हैं। और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि आइसोपेंटेन में एक कार्बन ऐसी है जो 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी जो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। और न्यूपेंटेन में जो दरमियान वाली कार्बन है वो 4 दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। इससे आप देख रहे हैं कि एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये चेन आइसोमेरिज्म उसकी एक टाइप हो गई। नेक्स्ट चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, पोजीशन आइसोमेरिज्म से मुराद ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी आइसोमर्स में, यानी दिस आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। अब इसकी 2 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में जो दी हुई हैं। पहली एग्जांपल है क्लोरोप्रोपेन की। क्लोरोप्रोपेन के 2 आइसोमर्स हैं, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन। जबकि दूसरी एग्जांपल है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। 1 क्लोरोप्रोपेन में आप देख रहे हैं कि जो क्लोरो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है, यानी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेलो ग्रुप, यानी क्लोरो ग्रुप। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यानी क्लोरो ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है 1 क्लोरोप्रोपेन में, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन में 2 क्लोरोप्रोपेन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन अटैच्ड है, यानी जो क्लोरो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है। तो ये हो गए क्लोरोप्रोपेन के 2 पोजिशनल आइसोमर्स, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन।
नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है ब्यूटीन। ब्यूटीन जो है यानी C4H8, इसकी दो आइसोमर्स हैं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। तो 1 ब्यूटीन में आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, जबकि 2 ब्यूटीन में आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। उसके बाद तीसरी टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर नाम से जैसा कि जाहिर है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे। यानी ये जो आइसोमेरिज्म है इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दी हुई है। डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, यानी दोनों में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन इस 1 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन को लिखने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। 2 मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ये हम इसको लिख सकते हैं। एक कौन सा है, डाईमिथाइल ईथर, यानी दरमियान में ऑक्सीजन है और उसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं डाईमिथाइल ईथर। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथरल लिंकेज है। ठीक है, जबकि दूसरा जो आइसोमर है वो है इथाइल अल्कोहल या एथानोल, यानी CH3CH2OH। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज था। एक में फंक्शनल ग्रुप ईथरल लिंकेज है जबकि दूसरे में फंक्शनल ग्रुप इथाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो आइसोमेरिज्म की टाइप है ये होती है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड या ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी इस आइसोमेरिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन के एटम्स की वो सेम नहीं होती। इसकी एग्जांपल यहाँ पर जो दी हुई हैं उससे आपको इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। पहली एग्जांपल है डाईइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर में आप देख रहे हैं कि ये वही ईथरल लिंकेज है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब दोनों में ईथरल फंक्शनल ग्रुप ईथरल लिंकेज है, लेकिन डाईइथाइल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 कार्बन्स लगी हुई हैं, जबकि मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में एक तरफ 1 कार्बन लगी हुई है ऑक्सीजन के, जबकि दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन लगी हुई है। यहाँ पर हमने देख लिया कि कार्बन की चेन डिफरेंट है दोनों आइसोमर्स में। उसके बाद इसकी अगली एग्जांपल जो है वो है डाईइथाइल कीटोन और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसको हम कार्बोनाइल भी कहते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डाईइथाइल कीटोन में कीटोनिक ग्रुप यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है CO ग्रुप जो है उस CO के साथ दोनों तरफ 2 कार्बन अटैच हैं, यानी दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है ग्रुप। जबकि मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के यानी CO ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है जबकि दूसरी तरफ 3 कार्बन वाली चेन अटैच्ड है। ये दोनों एग्जांपल्स थी हमारी मेटामेरिज्म की। अब इसकी लास्ट टाइप है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग टाइप आइसोमेरिज्म की। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की पोजीशन डिफरेंट होती है 2 आइसोमर्स में। यानी ये जो फिनोमिना है यानी दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। इसकी एग्जांपल है यहाँ पर अमाइनो एसिड। आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा कि दरमियान में कार्बन है, उसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है यानी NH2, एक तरफ उसके लगा हुआ है COOH यानी कार्बोक्साइल ग्रुप, एक तरफ उसके हाइड्रोजन लगी हुई है और चौथी तरफ उसके लगा हुआ है R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप। ये तो हो गया अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल। अब इसका जो दूसरा आइसोमर है उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 अपोजिट आयन चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए हमने इसको आयन कहा। अब ज्विटर आयन जो है यानी इसका दूसरा आइसोमर जो है अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल का, उसमें क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप से
अमाइनो ग्रुप में कार्बोक्साइल ग्रुप से प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट होके अमाइनो ग्रुप में आ जाएगा, यानी COH में से H जो है प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा NH2 अमाइनो ग्रुप में, इधर ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। तो NH2 की जगह भी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे NH3, और COOH की जगह क्या लिखेंगे COO नेगेटिव। CO नेगेटिव इसलिए लिखा कि यहाँ से प्रोटॉन निकल गया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और चूंकि प्रोटॉन जो है H पॉजिटिव आयन वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया इसलिए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमने देखी इसकी एग्जांपल टाटोमेरिज्म की, अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल और उसका आइसोमर क्या था ज्विटर आयन। अब जो मेजर दूसरी टाइप थी आइसोमेरिज्म की वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म कैसे होता है कि इनमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन उनकी स्पेस में, ग्रुप्स की स्पेस में जो अरेंजमेंट है या पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी। यानी द कंपाउंड्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, same molecular formula, same structural formula, but differ due to position of the groups in 3-dimensional space। अब इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पर 2-ब्यूटीन दी हुई है। 2-ब्यूटीन यानी कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड होगा। 2-ब्यूटीन जो है इसकी दो आइसोमर्स होते हैं, दो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कि कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ मिथाइल मिथाइल ग्रुप एक तरफ लगे हुए हैं जिसको हम सिस आइसोमर कह रहे हैं। सिस इसलिए कहते हैं, सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड या ऑन दिस साइड, यानी यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पर मौजूद हैं डबल बॉन्ड के। जबकि ट्रांस आइसोमर में आप देख रहे हैं कि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड्स पर मौजूद हैं। यानी ट्रांस का मतलब क्या होता है ऑन द अदर साइड, यानी सेम जो ग्रुप्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हैं। सिस आइसोमर में दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में हैं, एक ही साइड पर हैं डबल बॉन्ड के, जबकि ट्रांस आइसोमर में दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हैं। उसके बाद अब ये जो आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये अल्कीन्स में पाया जाता है। अल्केन्स में ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे कार्बन्स के साथ वो इजीली अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड चूँकि स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बॉन्ड बना हुआ होता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड के गिर्द ग्रुप्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। यानी डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। इस वजह से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो सिर्फ अल्कीन्स में पाया जाता है, अल्कीन्स में पॉसिबल नहीं है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसकी दो मज़ीद एग्जांपल अगर हम देखें तो एक है 2-पेंटीन। 2-पेंटीन में अगर आप देखें गौर से, आपको स्क्रीन पे इसके दो आइसोमर्स नज़र आ रहे होंगे, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इस दो ही आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। अब 2-पेंटीन के जो दो आइसोमर्स हैं उसको अगर हम देखें तो सिस पेंटीन 2-पेंटीन में आप देख रहे हैं कि मिथाइल और इथाइल ग्रुप वो एक ही साइड पर मौजूद हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सेम ग्रुप्स नहीं है, एक तो इथाइल है दूसरा मिथाइल है, लेकिन इनका अगर हम फंक्शनल ग्रुप इसको अगर हम देखें मिथाइल और इथाइल को, तो दोनों क्या कहलाते हैं अल्काइल ग्रुप, यानी ये सेम ग्रुप कहलाएगा, चाहे इसमें कार्बन की तादाद 2 हो या 3 हो या 1 हो। उसके बाद अगर हम देखते हैं ट्रांस 2-पेंटीन, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन अपोजिट साइड्स पर हैं और जो अल्काइल ग्रुप्स हैं यानी मिथाइल और इथाइल वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में मौजूद हैं। यहाँ पर जो ग्रुप्स अपनी पोजीशन चेंज की है जिन्होंने, वो कौन से हैं? वो हैं अल्काइल ग्रुप्स यानी मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स। उनकी बुनियाद पर स्पेस में उनकी अरेंजमेंट या उनकी पोजीशन की वजह से हमने इसको दो नाम दिए, यानी सिस 2-पेंटीन और ट्रांस 2-पेंटीन। अगला जो अगली जो एग्जांपल है वो है 1-ब्रोमो 2-क्लोरोप्रोपीन। अब यहाँ पर
आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके एक तरफ लगे हुए हैं ब्रोमो और क्लोरो और एक तरफ लगा हुआ है CH3 और H। अब ये जो ब्रोमो और क्लोरो हैं ये एक ही ग्रुप कहलाएंगे क्योंकि ये हेलो ग्रुप है, चाहे वो ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, लेकिन ये एक ही ग्रुप कहलाएगा क्योंकि ये हेलो ग्रुप है। एक तरफ ब्रोमो लगा हुआ है और एक तरफ क्लोरो। अब ब्रोमो और क्लोरो अगर डबल बॉन्ड के एक ही तरफ लगे हुए होंगे तो ये कहलाएगा सिस आइसोमर, और अगर ये ब्रोमो और क्लोरो अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे तो हम इसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर, यानी ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। अब ये जो डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन अटैच्ड होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड होता है यानी डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये जो आइसोमर्स हैं इनका पाया जाना पॉसिबल है। इसलिए 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एक ही कंपाउंड के 2 मुख्तलिफ आइसोमर्स पाए जाएंगे। अब अगर आपने एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करना हो तो आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो टूट जाए। जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो उसके गिर्द रोटेशन पॉसिबल होगी। पाई बॉन्ड टूटने से ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से 3 डायमेंशनल पिक्चर में आपको वजाहत के लिए एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, इसको गौर से देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो क्यों अल्कीन्स में पाए जाते हैं और कैसे वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। The simplest example of geometrical isomerism in alkenes is butene. Owing to the fact that the system is flat and rotation around the carbon-carbon bond is restricted, there are 2 possible molecules having different spatial geometries. These 2 structures cannot spontaneously change one into the other, so the atoms are, so to speak, frozen in their positions in space. In the first of them, the methyl substituents are situated on opposite sides of the double bond. It is called the trans isomer. In the other possible structure, the methyl substituents are situated on the same side of the double bond. It is called the cis isomer. The change between cis and trans isomers is possible only at elevated temperatures. In the case of butene, the cis-trans transformation occurs above 573 kelvins, 300 degrees Celsius. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये छोटी सी जो एनिमेटेड वीडियो थी, इससे आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको कोई भी इस सिलसिले में सवाल करना हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।